क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे किसके ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, पिछले क्लास में हम जो बात कर रहे थे, है ना, उदासीन के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है ना। बात किए थे पीएच स्केल के ऊपर। तब पीएच स्केल में हमने किसको देखा था, अच्छा ये क्या कनेक्ट आ गया, अरे तो क्या बोल दे, चलो देखो, अच्छा देखेंगे, बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है, बाद में ट्राई करेंगे उसको बोलना क्या है क्या नहीं। स्टार्ट है ना, आराम दो, स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। स्टार्ट किया ना, लॉक नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत है। स्टार्ट है, लॉक है, हाँ लॉक होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है बाद में। ये सब जो भी है उसको फालतू चीज़ को काट के हटा दोगे। चलिए देखिए, सुनो ध्यान सुनो, हल्ला नहीं करो। दोनों को ना कैमरा के सामने खड़ा करवा देंगे, ठीक है। हाँ वही है, ये सलोनी है और वो प्रीति है। हल्ला नहीं करो, शांत रहो, चुपचाप रहो, रहने दो, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उदासीन के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। पीएच स्केल के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल किसको बताने का काम करता है, अम्लीयता और क्षारीयता को। लेकिन हम इतना ये नहीं कह सकते हैं पूरा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है कि कौन ज़्यादा वीक है, उसको टेस्ट करके। बस यदि आपको टेस्ट करना होगा तो उसके लिए तो आपको टेस्ट करके ही पता करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, इनके लिए इसके स्ट्रॉन्गनेस जानने के लिए एक पीएच स्केल एक अच्छा पैमाना है, जो आपकी एसिडिटी कितने हैं और बेसिक कितने, ये सभी को माप के बताने का काम करता है पीएच स्केल। पोटेंज यानी कि हाइड्रोजन के पोटेंशियल को नापने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो देखना है, ठीक, हम लोगों को जो आज देखना है कि ये जो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पीएच स्केल में मापा कैसे जाता है, ठीक है, पोटेंज जो है वो मापा कैसे जाएगा। देखिए आज हम लोगों को जो देखना है, हल्ला नहीं करो, शांत रहो ना, पढ़ाने दो, ठीक है। आज हम लोग जो है पोटेंज के ऊपर बात करेंगे कि पोटेंशियल कैसे मापा जाएगा। तो देखिए लॉ के बात करते हैं, कुछ फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। और जो है वो जैसे पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, और पीएच स्केल में यदि आपको बोला जाएगा कि बताइए कि किसी भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू यदि निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे आप सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू। तो जो सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा, ठीक है, उसकी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू होगा, लॉगरिथम का जो नेगेटिव जो वैल्यू होगा वही पोटेंज के बराबर होगा। समझ में आया ना, लॉगरिथम का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंज के बराबर। क्या चीज़ है, तो पोटा ही पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें, हाँ इडियट है। सर्दियाँ तो तुम लोग हल्ला कर दे रहा हो, इसमें बनाने नहीं दे रहा वीडियो, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। तो लोग शांत रहो ना, पढ़ाने दो ना, पढ़ाने नहीं दे रहा हो, कहाँ नहीं पढ़ाने दे रहा आज, हाँ ध्यान सुनो। तुम लोग रिकॉर्ड को मत देखो, ठीक है ना, अपने क्लास को देखो, तुम लोग का क्लास है उसको देखो, रिकॉर्ड को मत देखो, ध्यान सुनो। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का, यदि हाइड्रोजन के पोटेंशियल को नापना होता है तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लॉग का जो नेगेटिव जो वैल्यू होगा, लॉगरिथम, लघु गुणक, इसको लॉग को बोलते हैं लघु गुणक। और लघु गुणक क्या है, इस बात को समझेंगे। जैसे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, ठीक है ना, मैथ में आप पढ़े होंगे, रेशियो पढ़े होंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन ना, सेक, ये सभी के सभी, है ना, ये ट्रायंगल के जो साइड था, जैसे बेस है, परपेंडिकुलर और हाइट है, ठीक है, हाइपोटेनस है, तो इन सभी को क्या है, इन सभी के रेशियो जो बन रहा था, उनके रेशियो का एक नाम दे रहे थे, साइन से, कोस से, टेन से, सेक से। समझ में आ रहा ना, जैसे साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, पी बाई एच के रेशियो को बताने का काम करेगा साइन, उसी तरह से बी बाई एच को बताने का काम करेगा कॉस, ठीक।
तो जैसे आप मैथ में पढ़े थे उसी तरह से आपको यहाँ पे लॉग जो है, लॉग के हेल्प से, लॉगरिथम भी क्या है, लॉगरिथम का ही एक, लॉगरिथम भी क्या है, एक मैथमेटिकल, मैथ में यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, जब 11th में आएंगे। आपको ये 10th में नहीं पढ़ना है, हालांकि ये था 9th के सिलेबस में, लेकिन वो हटा दिया गया। अब जो है इसको 11th में कर दिया गया, ठीक है, आपको इसको 11th में कर दिया गया। तो लॉग जो है आपको 11th में पढ़ना है, वहाँ पे जाइएगा तो मैथ का 11th में आपको मैथ का 7 बुक पढ़ना पड़ेगा, जिनमें से आपको जो कैलकुलस होगा, ठीक है, कैलकुलस है, तो उनमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलस में आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा। तो लॉग को बोलते हैं लघु गुणक, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं लॉगरिथम। लॉग को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम, या फिर क्या बोलते हैं, लघु गुणक, ये चीज़ बोलेंगे। तो लघु गुणक का जो नेगेटिव जो वैल्यू होगा, ठीक है, लघु गुणक का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पोटेंशियल को बताने का काम करेगा, ठीक है। तो लॉग आपको ज़्यादा डिटेल करके 11th में पढ़ना है, 10th में आपको लॉग नहीं पढ़ना है। तो 2-4 फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे कि नहीं, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब ये लॉग आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो मैथ पढ़ रहा है तो उस मैथ में लघु गुणक नहीं है, यानी कि लॉगरिथम नहीं है, तो आपके एग्ज़ाम में भी ये नहीं आएगा इससे क्वेश्चन। हाँ, इतना पूछ देगा कि पीएच वैल्यू किसके कितने हैं, तो पोटेंज पूछ देगा, जैसे कि जल की पोटेंज आपको पूछेगा, ठीक है, जल की पोटेंज कितने हैं, उसके बाद पोटेंज, उसके बाद आपसे पूछेगा HCl का पोटेंज कितने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, आपके जो पेट में जो जठरस है उनका पोटेंज कितना है, तो ये सभी आपका पूछेगा, ठीक है। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, हमारे मुख में जो सलाइवा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये सभी पूछेगा, समझे कि नहीं। हाँ, इसकी पीएच वैल्यू निकालने के लिए ये नहीं आएगा, तो इसके आपको सॉल्यूशन करके ये नहीं पूछेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इतना कि टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना है, ठीक है, पेट में जो अम्लीयता है वो उसकी पीएच वैल्यू कितने से कितने तक है, ये पूछेगा। समझ में आ रहा ना। तो अब हम लोग पीएच वैल्यू को निकालेंगे कैसे, ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जान लीजिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बिहार बोर्ड, ठीक है, ऐसा कभी पूछता ही नहीं है क्वेश्चन। देखिएगा, हम बताएं क्या चीज़ कि लॉग का जो नेगेटिव जो वैल्यू होगा वही पीएच वैल्यू को बताने का काम करेगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पोटेंशियल को बताने का काम करेगा। या फिर OH का, ठीक है ना, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH आयन माइनस है तो आयन बोलेंगे, OH आयन का लॉगरिथम के जो नेगेटिव जो वैल्यू होगा वही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बताने का काम करेगा, यानी कि बेस के कॉन्सेंट्रेशन को बताने का काम करेगा। कोई भी बेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या वीक है, बेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या वीक है, उसी तरह से एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या वीक है, इसकी पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी पता लगाने के लिए हम लोग लॉग का जो नेगेटिव वैल्यू होता है वही हाइड्रोजन आयन के पोटेंज को बताने का काम करेगा, यानी कि एसिड के पोटेंज को बताने का काम करेगा। उसी तरह से OH का जो नेगेटिव OH आयन का लॉग का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वही आपको हाइड्रोक्साइड के पोटेंज को बताने का काम करेगा, यानी कि क्षार के पोटेंज को बताने का काम करेगा कि इसकी पोटेंशियल कितनी है। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है क्या चीज़। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ना हम लोग एक इसको जान लेते हैं, ठीक है, इस नोट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। कुछ फार्मूला, उस फार्मूला को याद रखिएगा। ये जो लॉग बेस, इसको बोलेंगे बेस, है ना, लॉग बेस 10 हो, लॉग का बेस 10 हो, और यदि 10 का वैल्यू निकालना हो तो इसका जो वैल्यू होगा टोटल ऑल ओवर वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा,
समझा कि नहीं? यानी कि log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 और log 1 का वैल्यू कितना होगा 0। बेस कितना होना चाहिए 10। समझ में है ना? जब बेस 10 हो तब की बात कर रहे हैं। जब बेस 10 हो तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब बेस 10 हो तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 का 0 हो जाएगा और 10 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक और फार्मूला याद रखिए, log m टू दी पावर n है, ठीक है, m का पावर n है। तो जो पावर है यहाँ पे n, तो n इस log का कोफिशिएंट बन जाएगा, गुणांक बन जाएगा। देखो इसके पावर जो n था, m का पावर n था, वो आगे इसका कोफिशिएंट बन गया, गुणा में बन गया। समझे कि नहीं? इसको याद रखिएगा, ये 3 फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप ये सब ये टर्म है, मैथमेटिकल कुछ टर्म है, इस टर्म को आपको याद ही रखना है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना है किसमें 11th में, 10th में आपका है नहीं ये चीज़, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बेस है ना मजबूत हो जाए, मतलब थोड़ा सा आपका इतना नॉलेज हो जाए कि हाँ कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है ना? हाइड्रोजन की पोटेंस कैसे निकाला जाएगा या फिर OH की पोटेंस कैसे निकाला जाएगा, बस आपको इतना पता लग जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक? एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और ये जो बता रहे हैं इस तरह के सॉल्यूशन तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना? ये बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, 100% नहीं पूछेगा ये, ठीक है? 110% जितना 200 का हो या नहीं पूछेगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या है, यदि इसके बेस m है, इसके पावर n है, तो ये पावर जो n है वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि गुणांक बन जाएगा। और इसके पावर जो n है ये इसका आगे क्या हो जाएगा, यही चलाएगा। तो n को हम लेके चले आएंगे, तो log m टू दी पावर n हो, कितना बेस होना चाहिए 10। इस सब का बेस कितना है 10, ये log का बेस 10 हो, तब log m का पावर जो n है वो पावर आगे कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक में हो जाएगा। और यदि ये माइनस में रहता, ठीक है, देखो ये माइनस में रहता तो हम इसके आगे भी क्या आ जाता माइनस, यानी कि पावर को आगे कोफिशिएंट बना देंगे। समझ में आ रहा ना? पावर किस में चलाएगा, कोफिशिएंट में, यानी कि गुणांक में चलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज़ समझ में आई? इतना फार्मूला समझ में आया? ये समझ में आया? जब भी log 1 हो उसका वैल्यू कितना होगा 0, log 10 हो उसका वैल्यू कितना होगा 1, और log m का पावर n हो तो n जो है कहाँ चलाएगा, आगे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपको हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या क्वेश्चन है तो देखिए, क्वेश्चन ये है, यदि किसी विलयन में, ठीक है, यदि आपके सामने से कोई सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, कोई विलयन दिया और इस विलयन में क्या बोला है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन मतलब क्या चीज़ H+, हाइड्रोजन आयन उसी को ना बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+, ये H+ होगा, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ होगा। और इस आयन की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उसकी जो सांद्रता है, वो कितना दे रखा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। समझ में ना? तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को ना, यानी कि सांद्रता को हम लोग जो मापते हैं, ठीक है, किस में नापते हैं, मोल पर लीटर में, ये इसका यूनिट है, ठीक है ना? ये क्या है, इसका यूनिट है। तो किसी सॉल्यूशन का यदि उसका कंसंट्रेशन नापना हो, ठीक है ना, उसकी सांद्रता को नापना हो तो मोल पर लीटर में, जैसे कि आप स्पीड को नापते हैं km/h में नापते हैं ना, उसी तरह से टेम्परेचर को मापते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में मापते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या है,
यहाँ पे जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन है इसकी, उस कंसंट्रेशन को हम किस में नापेंगे, मोल पर लीटर में। और ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, यानी कि ये इसकी यूनिट है। तो बताना है आपको, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि बताए कि विलयन में पीएच यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का मान क्या होगा, यानी कि पीएच वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा है पीएच मान कितना होगा, तो हम आपको बोले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपको क्या पूछा है, पीएच पूछा है, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और पूछा है पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप देखे हैं क्या चीज़ कि पिछले जो है ना फार्मूला आपको जो लिखवाए हैं, पीएच वैल्यू कितना होगा, तो पीएच वैल्यू जो होगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो होगा क्या होगा, लॉग का, ठीक है, सॉरी लॉग का, लॉग बेस कितना 10, और यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी H+ या H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है इसी का लॉग का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वही क्या होगा, पीएच वैल्यू होगा। नहीं समझा, वही किसका वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू होगा किसके, हाइड्रोजन आयन के। समझ में आ रहा ना। तो बस हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि लॉग हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉग, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव लॉग, मतलब कि ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन के जो ऋणात्मक लघु गुणक का जो मान होगा, लॉग को बोलते हैं क्या चीज़, लघु गुणक। तो हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव क्या चीज़, लघु गुणक, हाइड्रोजन आयन के जो नेगेटिव लघु गुणक का जो टोटल वैल्यू होगा, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वही किसको बताने का काम करेगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन के मान को बताने का काम करेगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई। चलिए तो हम लोग किसको निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि हाइड्रोजन आयन के जो नेगेटिव लॉग का वैल्यू है कितना, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉग का वैल्यू कितना है, जितना वैल्यू निकल के आएगा वही वैल्यू किसका होगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का। मतलब यही तो आपको बोला है कि क्या निकालना है आपको, पीएच मान निकालना है। क्या निकालना है, पीएच मान, यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है कि वो कितना है। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे कैसे, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आप निकालेंगे कि हाइड्रोजन की पोटेंज लॉग के नेगेटिव मान के क्या होगा, बराबर। तो ये बाई लॉग का नेगेटिव मान निकाल लो, हाइड्रोजन आयन के लॉग का नेगेटिव मान निकाल लो, जितना निकल के आएगा वही पीएच के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। क्या इतनी बातें समझ में आए। तो चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब क्या चीज़, H+, हाइड्रोजन आयन मतलब क्या चीज़, H+, और H+ आयन की आपको कंसंट्रेशन दे रखा था, कितना दे रखा था जल्दी बताओ, 1.1 इंटू कितना 10⁻⁵ मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आपको दे दिया था, ठीक है। अब उसी का ही हम क्या निकाल के लेंगे, नेगेटिव लॉग का वैल्यू निकाल के आएगा, जितना वैल्यू आएगा वही किसको बताने का काम करेगा, पीएच। तो इसका ये पीएच वैल्यू है कितना, तो इसको निकाल लो, ये जितना वैल्यू होगा वो पीएच वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन को बताने का काम करेगा। अब याद कीजिए, ठीक है, इस फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला, इस फार्मूला लॉग m का पावर n हो, ठीक है, लॉग m का पावर n हो, जब बेस कितना होना चाहिए 5, समझ में आ रहा ना, बेस कितना होना चाहिए 5, सॉरी बेस कितना होना चाहिए 5 सॉरी 10, तो क्या बोलेंगे हम, याद कीप साइलेंस, तो बेस 10 होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, बोल तो रहे ना सही, ध्यान सुनिए, तो इसका जो m का जो पावर होगा वो इसका क्या बन जाएगा, कॉफिशिएंट बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पे ये 10 है, 10⁻⁻5 है, 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही तो होगा, 1 से इंटू के कीजिएगा तो इतना ही तो होगा। तो हम बोलेंगे
10⁵ को 10⁻⁻5 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 10⁻⁻5 है। और हम बोले हैं कि ये जो पावर जो है वो आगे किस में चला जाएगा, कॉफिशिएंट में चला जाएगा, यानी कि इसका जो ये -5 है वो कहाँ जाएगा, आगे गुणा में, ये तो होगा ना, आगे गुणा में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लॉग है तो क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, ठीक है, लॉग है तो लॉग लिखेंगे। और बेस कितना है इसका, लॉग का बेस कितना है 10, और 10⁻ कितना है -5, तो ये माइनस जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना, ये 10 तो रहेगा ना, और ये जो -5 आगे चलाएगा किसके, तो लॉग के आगे कितना, -5। क्या इतनी बातें समझ में आया। अब आप इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, -5 में माइनस है तो -5 कितना, लॉग, लॉग क्या चीज़, लॉग बोलो, लॉग कितना आएगा 10, बेस 10, हो गया सत्यानाश। कैसी, हाँ हो जाएंगे थोड़ा देर में, आइए। कैसी काजी, बहुत कड़ी आ रहा है, हाँ इसको ई वाला सीन रहने देना, ठीक है, बोलिए तो रहने देना है, इसको रहने देना, और इसको रहने देना, आई बोलिए ना, अब वहाँ पे लगा देना ही वाला, मैं तो पूरा यहाँ तक काला हो गया इधर आया था कौन सा गोरा था। चलो ध्यान सुनो, पढ़ाने दो, ठीक है, इसको काट के हटा देना, ठीक है, ध्यान सुनो सुनो चुनो कर रहे हैं, सुनो सुनिए ध्यान से सुनिए। अब जो ये क्या है, माइनस कितना, इसका पावर कितना है -5, और ये जो पावर -5 है आगे इसके कॉफिशिएंट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो लॉग माइनस लॉग बेस 10 है ना, बेस इसका कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा log 10 का वैल्यू log 10, और यदि log 10 का नेगेटिव जो वैल्यू है इसको -5 से इंटू कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, +5 आ जाएगा। फिर कितना log 10, अब देखो ये चीज़ देखो यहाँ पे है ना, यही चीज़ तो यहाँ पे है, ये कितना लिखा हुआ है log 10, ये भी है, ये भी कितना है log 10, और इस log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब 1 में इस आगे से इंटू, आगे 5 है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और आगे जो था वो 5, इसको इंटू करोगे, इसको हटा दो, इक्वल टू डाल दो, 5 में 1 से इंटू करो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब जो आया वैल्यू, इसकी ये जो वैल्यू आया वो कितना आया 5 है, इसको आप सॉल्यूशन किए तो टोटल वैल्यू कितना है 5। अब ये जो 5 वैल्यू होगा वही किसको बताने का काम करेगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितना है, यानी कि यहाँ से आपका जो pH वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, बोलो कितना निकला 5। अब बताओ, ये तुम्हें बताना है कि इसकी pH वैल्यू 5 निकला है। अब जब pH वैल्यू 5 है तो बताइए ये एसिडिक होगा या बेसिक नेचर का होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, तो ये एसिड नेचर का होगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, बोलो ये चीज़ समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये करना है, ठीक है, आपको ये करना है, और ये स्वयं करके देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को करके देखिएगा। अब ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है, यदि किसी विलयन है, आपके सामने कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके सामने क्या है, कोई सॉल्यूशन है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। ये किसकी सांद्रता दे रखा है, हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रो ऑक्साइड है, OH है, ठीक है ना। अच्छा H हो या फिर OH हो, ठीक है, H हो या OH हो, मतलब H+ आयन और OH आयन, ठीक है, और H+ आयन और OH- आयन,
यदि इन दोनों का यदि नेगेटिव लॉग का जो वैल्यू होगा, ठीक है, नेगेटिव लॉग बोल रहा है, तो इन दोनों के नेगेटिव लॉग का जो वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, बताओ, वही किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग का जो वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, वही पीएच है ना, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा, हाइड्रोजन के पोटेंज के बराबर होगा। तो इसकी हाइड्रोजन की पोटेंज आप निकालना चाहो तो अब देखो हाइड्रो ऑक्साइड का जो आपका ये दे रखा है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब क्या होगा बताओ, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, OH और आयन, और इस OH आयन का जो कंसंट्रेशन है, इसकी सांद्रता जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। तो आपको बताना है तो भाई इस विलयन की प्राकृतिक मतलब कैसा होगा, इसकी पोटेंज पूछा है आपको, पोटेंज इसका कितना होगा, तो बताइए इसकी पोटेंज आपको निकालना है तो क्या करोगे, पोटेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लॉग, ठीक है, लॉग का जो नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, लॉग का नेगेटिव जो वैल्यू होगा वही पोटेंज को बताने का काम करेगा। तब किसका निकाल रहे हैं हम, OH का, हाइड्रो ऑक्साइड का, तब इसकी pH वैल्यू निकालो, तब OH का, OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है बताइए, OH आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 × 10⁻⁻ कितना दे रखा है, 8। तो यदि हम पोटेंज निकालना चाहते हैं, pH निकालना चाहते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन लॉग का, ठीक है, लॉग का जो लॉग जो बेस है वो 10 है, और किसके पोटेंज निकालना चाहते हैं, OH आयन का। अब OH आयन का यदि आप पोटेंज निकालना चाहते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन है कि नहीं, यानी कि कितना सांद्रता है, तो लघु गुणक का ऋणात्मक मान और हाइड्रोजन आयन OH आयन का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो कितना है, 1 × बोलिए 10⁻⁻8 है ना, मोल पर लीटर है, ठीक है, मोल पर लीटर। तो बताइए 1 से इसको इंटू कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताइए फटाफट, 1 से जब इंटू कीजिएगा तो आएगा कितना, 10⁻⁻8 आएगा। अब 10⁻⁻8, अब हम जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, इस पावर के ऊपर पावर है तो ये जो पावर है आगे मल्टीपल हो जाएगा ना, ये आगे पावर आके इसके आगे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये माइनस पहले से ही वो -8 आएगा, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा माइनस, नहीं माइनस कहाँ से होगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तब +8 लॉग कितना, लॉग 10, और इसका कितना हो जाएगा 10। तो log 10 का वैल्यू आप जानते हैं, बताइए इस log 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, log 10 का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 है। अब इंटू आप 8 से करोगे तो बताओ 8 × 1 कितना आएगा, 8। तो 8 जो आया वही क्या आया, वही आया pH वैल्यू के बराबर, मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 8 आया। समझ में आया, हाइड्रोजन का जो पोटेंज आया वो 8 आया। अब तुम्हें बताना है हाइड्रोजन का जो पोटेंज 8 आया है तो इसकी pH वैल्यू कितना होगा, इसकी pH वैल्यू 8 होगा, लेकिन ये एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अब ये है इन दोनों सॉल्यूशन, इन दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे तो इसके ये कैसा होगा, वीक बेस होगा, ज़्यादा क्षारीय तो है लेकिन ज़्यादा वो क्षारीय नहीं है, ठीक है। अब देखिए pH स्केल को देखिए, ठीक है, pH स्केल जो है, pH स्केल में हम ये देखे थे क्या चीज़ को, 7 जो होगा, ठीक है, वो 7 होगा, वो क्या होगा, ये उदासीन होगा, 7 पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। और 7 से जो कम होगा इधर जाओगे तो 6, 5, 4, 3 इसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। लेकिन 7 से लेकर, ठीक है, इस बात को याद रखें, ठीक है, शायद ना दिख रहा होगा वीडियो में या फिर तुम लोगों को भी धुंधला दिख रहा होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 7 है वो किसको बताने का काम करेगा, है ना, उदासीन, यानी कि इसके न्यूट्रल को बताने का काम करेगा।
7 से यदि कम की तरफ आइएगा, 0 की तरफ आइएगा, तो ये किसको बताने का काम करेगा? एसिडिक नेचर को बताने का काम करेगा। एसिड यानी कि अम्लीयता को बताएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर को बताने का काम करेगा। लेकिन 7 से लेके, ध्यान सुना, 7 से नीचे इधर एसिडिक है, लेकिन कितना तक? तो 6 से लेके जो, ठीक है, 6 से लेके 3.5 तक, या 3.5 से यूँ कह लो, कितने तक? 3.5 से लेके जो 6 तक है, मतलब 3.5 के बाद ये सब के सब कैसा होगा? वीक एसिड। वीक मतलब दुर्बल, वीक का मतलब क्या होगा? दुर्बल। तो ये दुर्बल अम्ल है, ये सब के सब क्या होगा? दुर्बल अम्ल। तो आपसे इतना बात याद रखोगे कि जिसकी पीएच वैल्यू 6 और 3 के बीच आती है, ठीक है, 6 और 3 के बीच आती है, उसकी पोटेंज कम है, ठीक है ना, उसकी पोटेंज कम है, हाइड्रोजन आयन की पोटेंज कम है, पोटेंशियल कम है, इसीलिए उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक। क्या बोलेंगे? वीक। वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल बोलेंगे। लेकिन 3 के बाद यदि जाएगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल होगा। ठीक, उसी तरह से 7 के इधर आओगे दाहिने साइड, तो इनकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना, OH की पीएच वैल्यू बढ़ेगा। इधर H की पीएच वैल्यू बढ़ रही थी, इधर OH की पीएच वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना? 8 से 11, 8 और 11 का जो बीच होगा, ठीक है, 8 और 11 के जो बीच होगा, सॉरी 7 और 11 के जो बीच होगा, इनकी पोटेंज देखा जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड की जो पोटेंज होगा वो कितना होगा? वीक। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? वीक बेस कहलाएगा। लेकिन 11 के बाद की बात होगा, ठीक है, 11 के लेके कितना तक? 14 तक, तो इधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हुई? समझ में आया? तो ये था पीएच स्केल। तो आज आप लोगों का पीएच स्केल ख़त्म होता है। ठीक, अब जो है आप लोगों को जो देखना है ना, इन पोटेंज का हम लोग यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इन पोटेंज का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, अप्लायंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि इसके प्रयोगों के ऊपर बात कर लेते हैं, भाई इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो मनुष्य के मुख गुहा में यदि देखा जाए, देखो पीएच का हम लोग और भी ज़्यादा यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खासकर मीठे चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो मीठा चीज़ जो है ना, हम सोते हैं तो हमारी मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया है, ठीक, ये बैक्टीरिया इसको, इस मिठास को एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, अम्लीयता में बदलने का काम करता है। तो हमारे मुख में भी एसिडिक होते हैं, ठीक है ना, एसिड नेचर होते हैं। आपके लार हल्के किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय, ठीक है ना, लार किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होता है। देखिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियाँ द्वारा स्त्रावित लार, यानी कि मुख गुहा में जो सलाइवा है, यदि वो सलाइवा निकल रही है, लार का स्रावन हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? मुख का जो पीएच मान जो होगा अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण बचने के लिए क्या है? क्षार पदार्थों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये खास कर्तव्य होती है जब चॉकलेट वगैरह खा लेंगे, ठीक है ना, तो खाने के बाद यदि हम मुँह को नहीं धोएंगे, बिना ब्रश किए हुए सो गए, यदि बिना ब्रश किए हुए सो रहे हैं, तो क्या है कि भाई सुबह उठिएगा तो आपके मुख में ना अम्लीयता बढ़ जाएगी, और ये अम्लीयता बढ़ गई तो दांत की जो इनामेल है वो परत खराब होंगी, धीरे धीरे इनकी छाया होंगी, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये खराब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग में क्या करते हैं? भास्मीयता अपने मुख में डालते हैं और ब्रश करते हैं। तो ये जो पेस्ट है वो बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के हैं, इस बात को समझो। जिससे बचने के लिए, ठीक है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्षार पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्षार में क्या है? आप दातुन करते हैं, वो नीम से दातुन करते हैं, ठीक है, या फिर लौंग, ठीक है, लौंग, देखिए मुंह से स्मेल नहीं सब आता है ना, तो आप देखे होंगे कई व्यक्ति आप मुंह में लौंग भी डालते हैं, ठीक है, मुठैली है, उसके बाद क्या है? तुलसी है, मुलेठी है। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी पदार्थ है, ठीक, ये सभी के सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनका यूज़ जो होता है ना, वो किसके लिए होता है? क्षारीयता को, ये सभी के सभी क्षारीय हैं, क्षारीय प्रकृति के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बेसिक नेचर में होता है।
तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन बेसिक का यूज़ करते हैं, इन बेस का यूज़ करते हैं, का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी का सेवन किया जाता है जिसके कारण आपके मुख में जो सलीवा है, ठीक है, जो कि मुख में जो सलीवा है जो कि एसिडिक नेचर के हो चुकी है, अब इस एसिडिक नेचर के कारण हमारे दांत खराब ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा टूथपेस्ट जो है यूज़ करते हैं। और ये जो टूथपेस्ट कौन सा प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, बेसिक नेचर। और ये बेस और मुख में उपस्थित जो लार जो कि एसिड है, और दोनों के बीच में रिएक्शन होने के कारण ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि है ना, अम्ल और जल और लवण में बदल जाते हैं, जिसके कारण आपके मुख की पीएच वैल्यू जो बढ़ गया था, ठीक है ना, वो क्या है, जिसकी पीएच वैल्यू कम हो जाने के कारण ये इसकी एसिडिक नेचर हो गया था, अब वो फिर से सामान्य अवस्था में आ जाती और दांत आपके क्षय होने से बच जाते हैं। तो दांत की जो है ना, दांत के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, दांतों के ऊपर बात किए थे हम, बायो में बात किए थे दांत के ऊपर, ठीक है, तो इनके ऊपर इनामेल जो है ना, वो इनामेल वो कैल्शियम इन सभी से बनी है, कैल्शियम फास्फोरस इन सभी से बनी है, तो ये खराब ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखिए, वातावरण में अत्यधिक प्रदूषण के कारण, ठीक है, वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण हो जाएंगी, और ये ज़्यादा प्रदूषण हो जाएंगी तो प्रदूषण का मतलब क्या होना, पॉल्यूशन का मतलब क्या होना कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं, ठीक है, उनकी रेशियो यदि गड़बड़ा गई, ठीक है ना, जितने रेशियो होने चाहिए उससे यदि उनकी रेशियो बढ़ जाती है या घट जाती है तो पॉल्यूशन है, इसी को पॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि मान के चलो ये जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उतने इस वातावरण में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ठीक ठाक है, यदि इससे ज़्यादा बढ़ती है तो भी पॉल्यूशन है, यदि इससे घटती है तो भी क्या है, पॉल्यूशन है, ठीक है ना। किसी चीज़ का बढ़ जाना या घट जाना वायुमंडल में वो पॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि प्रदूषण कहलाएगा, वायु पॉल्यूशन कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, तो वातावरण में अत्यधिक प्रदूषण के कारण, यदि ज़्यादा हवा में प्रदूषण हो रही है, इसके कारण क्या होंगी, वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैस जैसे क्या है, नाइट्रोजन है, वह सल्फर है, वायुमंडल में अपने हानिकारक ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। उसी तरह से सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी अपने ऑक्साइड बना लेगा। समझ में आ रहा ना। तो इनके जब ऑक्साइड बनेगी तो ये वर्षा जल के साथ, जब बरसात होगी उन बरसात के जलों के साथ ये क्या कर देंगी, उनमें घुल जाएंगी, बरसात के जल के साथ घुलेंगी, और घुलने के बाद ये सब बरसात हमारे पृथ्वी पर गिरेंगे आके, ठीक है, भूमि पे आके गिरेंगे, जिसके कारण मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा और फसल जो है, ठीक है, फसल के लिए हानिकारक होगा, और साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए भी ये क्या होगा, रोग उत्पन्न करेगी, यानी कि स्किन डिजीज़ आपको होगा, चर्म से संबंधित रोग होंगे आपको, ठीक है ना, चर्म रोग जिसको कहा जाएगा। तो आप देखे होंगे कि बरसात में ना आपको खुजली फुंसी वगैरह ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सभी आप देखेंगे, ठीक है ना, बरसात में यदि खुजली फुंसी ये सभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है, ठीक है, नमी ज़्यादा है। तो नमी जितना ज़्यादा होगा बैक्टीरिया का पनपने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ बरसात में ये सभी के सभी है ना, अम्लीय वर्षा इसको बोलेंगे, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा, बरसात में जो बारिश हो रही है, बरसात की जो पहली जो बारिश होती है, पहली बारिश मतलब क्या चीज़ है, बरसात हुई और जो ज़्यादा देर नहीं, ठीक है ना, पहले जो बरसात हो रही उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा बोलते हैं। और अम्ल वर्षा का मतलब क्या होना, जल में अम्ल की मात्रा क्या होना, बढ़ जाना, ठीक है ना, जल का पीएच जो है वैल्यू है ना, यानी कि उसमें पोटेंज आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन वो बढ़ जाना, इसके कारण उसकी अम्लीयता बढ़ गई। और ये अम्लीयता यदि जैसे ही ये बरसात होगा, ठीक है, बरसात होगी तो ये सभी के सभी पृथ्वी पर गिरेंगे, अम्लीय वर्षा, और जितने भी फसल है उन फसलों के लिए ये नुकसानदायी बनेंगे, मतलब फसल का ग्रोथमेंट बढ़िया से नहीं होगा,
समझ में आना, जो भी फसल है उनका ग्रोथमेंट विधि विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि फसलों के जो ग्रोथमेंट चाहिए इसके लिए मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7। और अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 7 न रह के कितना हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। ठीक है, 7 से कम हो जाता है। तो इस बात को समझेंगे। सल्फर है ना, सल्फर वायुमंडल में अपने हानिकारक ऑक्साइड बना लेंगे, तो नाइट्रोजन हुआ और फिर सल्फर हुआ, ये दोनों के दोनों वायुमंडल में क्या करेंगी, अपने हानिकारक क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेती हैं। और ये ऑक्साइड बना लेंगी तो जिसके कारण क्या होगा, ये वर्षा जल के साथ, ठीक है, वर्षा जल के साथ ये घुल जाएंगी। ठीक है, और घुलने के बाद ये क्या होंगी, ये घुलने के बाद क्या होगा, पृथ्वी पे आके गिरेंगी, जिसके कारण इस पृथ्वी के जितने भी उपस्थित जो फसल है उन फसलों के लिए नुकसानदायी होगा। साथ ही साथ जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे जल में रहने वाले मछली, ठीक है, जल में रहने वाले मछली, वो मछली भी इनसे प्रभावित हो जाएंगी। तो देखे होंगे क्या चीज़, बरसात के बाद है ना, मछली को ये कहा जाता है कि भाई बरसात के बाद है, बरसात के बाद यदि ज़्यादा आप मछली का ये सेवन हो रहा है तो आप में हो सकता है कि क्या हो, हैजा हो जाए या फिर कोई प्रकार का रोग हो सकता है। ज़्यादा मछली नहीं खाना चाहिए उस वक्त, ठीक है ना, उस जल का हम लोग ज़्यादा सेवन नहीं करें। बरसात में जितनी मेहनत, इसलिए हम देखें क्या चीज़ कि आप देखे होंगे कि ये प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है टीवी पे या फिर मोबाइल, आजकल तो मोबाइल है, इन सभी पे प्रचार किया जाता है क्या चीज़ कि अब बरसात के बाद जो जल है, ठीक है ना, उन जल को हम गर्म करके पीते हैं क्योंकि उनमें कई सारी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जलीय जल जो है वो अम्लीयता हो गई है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी मौजूद तालाब है, उन तालाब में उपस्थित जितने भी जलीय जीव हैं, उन जलीय जीव के लिए हानिकारक है, वो मरने लगेंगे। जलीय जीव, मछली, ये सभी क्या होने लगेगा, मरने लगेगा। नहीं मरेगा तो उनके शरीर पे घाव होंगे, ठीक है ना, वुंड्स, और ये घाव होगा, और यदि हम उनको खा रहे हैं तो वे डिजीज़ हम लोग में भी आएगा, उनके रोग हम लोगों में भी। समझ में आ रहा ना। तो जल जो है, जल अम्लीय हो जाता है, और जब मनुष्य अम्लीय वर्षा के संपर्क में आएगा, जब इंसान उस अम्लीय वर्षा, देखिए बारिश सबको पसंद है, तो बरसात में हम लोग नहाएंगे तो हम लोगों का भी हेल्थ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो अम्लीय तो बन चुका है। इससे शरीर के त्वचा यानी कि स्किन है, स्किन के ऊपर क्या आएगा, स्किन के ऊपर धब्बे बनने लगेंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर धब्बे बनने लगेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आया ना। और इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, सल्फर के कारण मथुरा में जो रिफाइनरी ये है, रिफाइन, ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होती है, पॉल्यूशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। समझ में आ रहा ना। और ये सल्फर डाइऑक्साइड वायु में घुलने के बाद, अम्ल के साथ मिलने के बाद, अम्ल वर्षा का है ना, अम्ल जब बरसात होगी तो उनके साथ ये घुल जाएंगी, जल के साथ ये घुल जाएंगी, और ये एसिडिक नेचर में होते हैं। और जब ये संगमरमर पे गिरेंगी तो संगमरमर का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ताजमहल का जो रंग है वो कैसा हो गया है, पीला। ठीक है, तो इनका सुंदरता गायब होने के पीछे क्या है रीज़न, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। ठीक है ना, एसिड रेन कहा जाएगा अम्लीय वर्षा, इसके कारण ऐसा होता है। समझ में आ रहा ना। तो वहाँ से ताजमहल ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनका बरसात जो है, बादल क्या करते हैं, बरसात ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुई, वायु में मिलने के बाद एक स्थान से वो दूसरे स्थान, क्योंकि हवा तो बह रही है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी। और यदि बरसात के साथ, वर्षा जल के साथ मिलेंगी तो अम्ल वर्षा का निर्माण होगा। अब देखो, अब ये कैसे हो रही है, जैसे कि देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिल के क्या बना रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ही जब बरसात होती है, मतलब बरसात में क्या होगा, तो जल ही तो होगा। जल मतलब क्या चीज़, H2O। तो जैसे ही वो बरसात होगा तो इस बरसात के जल के साथ H2O
क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और मिलने के बाद ये क्या बना लेगा, H2SO4। H2SO4 यानी कि क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए समझ कि भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग इनके इसको चलते हैं ना, इसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप पढ़े ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब जो कि जल के मिलने के साथ वो डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है ना, मतलब डाइल्यूट है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये बरसात जल के साथ यदि ये गिरेंगी तो ताजमहल का रंग, सुंदरता जो है उसका गायब हो जाएगा, ठीक है। आपके स्किन के ऊपर कई सारी रोग उत्पन्न करेंगी, त्वचा के ऊपर कई सारी रोग उत्पन्न करेंगी, है ना, स्किन से संबंधित डिजीज आएगा। अब देखिए नाइट्रिक एसिड भी क्या है कि ये भी एसिडिक एसिड है, जो कि बरसात जल के साथ ये भी मिल जाती है, बरसात जल के साथ। और ये कैसा होता है, तो सल्फर में, सॉरी यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। समझ में आ रहा ना, ये भी क्या करेंगे, बरसात जल के साथ घुलेंगी और घुलने के बाद ये क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेगी। HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, और H2SO को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड यदि दोनों के दोनों है तो ये किसके कारण हो रही है, ये एयर में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण हो रही है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि इनकी मात्रा एयर में बढ़ गई तो समझ लो ये सब के सब बरसात जल के साथ मिलेंगी और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगी। और चूंकि बरसात के जल के साथ मिलने के बाद हमारे पृथ्वी के उपस्थित जो मिट्टी है, इन मिट्टी का वो pH वैल्यू क्या कर देगा, बताओ, pH वैल्यू घटा देगा। समझ में आना। और यदि घटी तो समझ लियो कि क्या हो जाएगा, वो अम्लीयता उसकी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना, उसकी पोटेंस जो है वो कम हो रही है, 7 से कम हो रही है, मतलब उसकी अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या इतनी बातें समझ में आया। इस O2 को क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। NO2 को नाइट्रोजन, N मीन्स नाइट्रोजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग डाइऑक्साइड बोलेंगे। ये 2 है तो डाइऑक्साइड है, 3 है तो ट्राइऑक्साइड। समझ में आ रहा ना। चलिए, और ये जो था, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसकी, ठीक है, इसकी pH वैल्यू का आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी से ही पूछे जाएंगे, उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम निश्चित ही रहेगा, ठीक है ना, 100% इससे पूछे भी जाता है। आपसे पूछा जाएगा शुद्ध जल का pH वैल्यू 7, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, pH इसकी पोटेंस कितनी होती है, ठीक है ना, तो 1 से कम, ठीक है ना, और 0 से क्या होगा, ज़्यादा, ये होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी pH वैल्यू कितना होगा, 1, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सभी इसकी pH वैल्यू दे रखा है कितने कितने के बीच में है। उसके बाद जैसे टोमेटो में जो है पाई जाती है ऑक्जेलिक एसिड, है ना, और एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, तो एसिड है तो भाई उसकी pH वैल्यू कम ही तो होगा 7 से, कितना है, 4 और 4.5 के बीच में ही है, ठीक है, इसकी pH वैल्यू होगा। आंसू, टीयर, ठीक है, टीयर का है, जैसे बैटरी में जो डालते हैं उसका कितना है, 1 है, और बैटरी में जो डालते हैं वो कौन डालते हैं, H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। अच्छा देखो, ये बरसात की जो जल हो रही थी, ठीक है ना, बरसात की जो जल हो रही थी, उस बरसात के जल में आपको था क्या चीज़, H2SO4 भी तो था। बरसात जब जल हो रही थी, एसिडिक रेन हो रहा था, वहाँ तो भी तो H2SO4 था ना, और उस H2SO4 को हम यदि बैटरी में डालें तो सेम टू सेम यही काम करेगा, ठीक है, सेम टू सेम यही काम करेगा। समझ में आ रहा ना। बशर्ते ये क्या है कि इस बैटरी में जो हम लोग एसिड डालते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। लेकिन जो बरसात होती है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वो क्या होती है, कम होती है। हाँ, लेकिन फिर भी वो क्या है, दोनों के दोनों वही सेम है, दोनों में वही पाई जा रही है, कौन सा, H2SO4
और इसमें भी क्या मिलेंगी आपको H2SO4, ठीक है। बैटरी में भी आपको ब्लड आपसे पूछा जाएगा कितना, इसके पीएच वैल्यू 7.4 से 7, यानी कि ये किस नेचर का होगा बताइए, ये किस नेचर का होगा। छाड़िए, कभी आप ब्लड टेस्ट करके देखो अपना, ठीक है ना, हाथ उत कटेगा ना तो वहाँ देखो ब्लड को टेस्ट करके आपको, है ना, ये छाड़िए महसूस होगा। आंसू, ठीक है, 6.4 से कितने तक, 7.3 तक, मतलब वो हल्के क्या है, छाड़िए, ठीक है ना, मतलब और हल्का क्या होगा, अम्लीय, इसी के बीच में होगा, ठीक है। इसी यूरिन जो मूत्र है इनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम, ठीक है, ये अम्लीय है। उसी तरह से लार हमारे मुख में जो है पाई जा रही है वो क्या है, 6.4, वो कि किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, अम्लीय नेचर के हैं। चाय में पाई जाती है टैनिक एसिड, ठीक है, चाय में क्या पाई जाती है, टैनिक एसिड, और टैनिक T4 याद रखोगे, T4 टैनिक याद रखोगे। आपसे पूछ दिया जाए बताइए चाय में कौन सा एसिड होगा, तो टी में T4 टैनिक, ठीक है ना, T4 टैनिक याद रखोगे, टैनिक एसिड पाई जाएगी, वो कितना 4.5 से 5 तक। उसी तरह से कॉफ़ी, ठीक है, चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब के सब एसिडिक नेचर के होगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना कि भाई यदि आप चाय पी रहे हैं या फिर है ना कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं ज़्यादा, समझ में आ रहा है, वो भी सुबह सुबह खाली पेट, तो समझ लीजिए कि आप एसिड ही ले रहे हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह आप एसिड ले रहे हैं, समझे, ये एसिड ले रहा है जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए, हेल्थ के लिए वो ख़राब है, ठीक है, सुबह सुबह यदि आप एसिड ले रहे हैं। चलिए अब ध्यान सुने, अब क्या है, अमोनिया, इसकी वो अमोनिया वो क्या होगा, इसकी पीएच वैल्यू 11 है, वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है ना। इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। विनेगर का पीएच वैल्यू 7 से क्या है, कम है। अब पीएच वैल्यू 7 से कम है तो इसका क्या होगा बताओ, ये किस नेचर का होगा, एसिडिक हो। क्या है तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। अब ध्यान सुनो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, आप इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, इसकी पीएच 14 है, मतलब समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा, ठीक है ना, हाथ जला देगा ये। अब बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं MgOH, है ना, क्या बोलते हैं, MgOH, फार्मूला क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7.2 होगा, सॉरी 10.5 होगा। अंगूर का जो होगा वो कितना होगा, अंगूर खट्टे होता है ना, अंगूर खट्टा होता है ना, तो ये भी इसमें एसिडिक है, क्या है, 3.5 से 4.5 है। स्वेट है, ये कितने होंगे, 6.3, यानी कि ये भी अम्लीयता होती है, ठीक है, अम्लीय होती है। मिल्क, ये भी किस नेचर के होंगे, मिल्क में कौन सा एसिड मिलेगा आपको, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक, दूध और दही में दोनों में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, और लैक्टिक एसिड है तो पीएच वैल्यू उसकी 7 से कम ही तो होगा ना, एसिड है तो 7 से कम होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, पीएच वैल्यू इसकी कितनी होंगी, 7, ठीक है। तो एक काम करो ना, तुम्हें करना क्या है ना कि तुम्हें ये देखना है, ठीक है, तुम्हें ये देखना है 3.5 से लेके 4.5 तक कौन कौन है उनका लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है। 7 में कौन कौन सा उनका लिस्ट ही तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें एक लिस्ट तैयार कर लोगे तो एक को पढ़ोगे तो आराम से सबका सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक पूरा याद करने की ज़रूरी नहीं है, मतलब एक को याद रखो, उस ग्रुप के सारे याद हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि इसको छांट लेना है, ठीक है ना। तुम्हें सबसे पहले 7 वाले को लिखना है, उसके बाद है ना, उसके बाद लिखना है 3.5 से 4.5 वाले कौन कौन है, उनको छांट लेना है। तो जितने हम लिखवाए हैं उसमें से छांट लीजिए, इसी में से पूछेगा ही, ठीक है ना, इसी से ही पूछे जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो आज